मैं खुद नहीं करके आया, पता नहीं कैसा है। नहीं, चल स्टार्ट करते हैं बेटा। जरा हम कल पढ़ रहे थे ओपन रूल्स होने चाहिए, ओपन फाइंडिंग्स होनी चाहिए। फाइंडिंग्स जो गलतियां आपने की हैं और वो निकाल के बैठा है वो सबके सामने होनी चाहिए। सबसे मुराद ये कि कुछ छुपा के ना रखे, टैक्स पेयर को भी बताए। ओपन रीजन होनी चाहिए, मैंने ये काम क्यों किया, आपको नोटिस क्यों भेजा, इसके पीछे जो भी रीजन है सबके लिए बराबर और ओपन होने चाहिए। ओपन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होते हैं एक काम अगर बड़ा एक कर ले तो दूसरा वैसा ही करे, ये प्रेसिडेंट कहलाता है। लाइक सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया है, उसको कौन मानेगा, जनाब हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। तो फिर हमें जब भी किसी को नोटिस आता है तो हम इसी तरह के कोई फैसले ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसको कहते हैं कि फलां शमा बनास्पति को भी ये आया था बिल्कुल ऐसा नोटिस और ये देखें उसका फैसला भी क्लाइंट के हक में हुआ था, लिहाजा आप भी हमारे हक में ये वाला फैसला करें। इसको कहते हैं प्रेसिडेंट। तो कुछ प्रेसिडेंट होती हैं, जिस तरह से अब असिस्टेंट कमिश्नर है तो वो किसको फॉलो करेगा, जैसा कमिश्नर कर रहा होगा, और कमिश्नर किसको फॉलो करेगा, जैसे चीफ कमिश्नर कर रहा होगा। तो ये फैसले में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ओपन होने चाहिए, सबके सामने होने चाहिए, ठीक है। और आखिरी कौन से वाले, फेयर इनफॉर्मल पोजीशन, सॉरी प्रोसीजर। एक होता है फॉर्मल प्रोसीजर, एक होता है इनफॉर्मल प्रोसीजर। अगर उसने हमें नोटिस दिया है और हम उस तक बात लिख के पहुंचाएं तो ये एक फॉर्मल प्रोसीजर, क्लियर है। बाज दफा ये होते हैं, हम कहते हैं वो हमसे कोई रिक्वायरमेंट मांगता है, हम कहते हैं सर जी हमारी बात तो सुने, हम ये आपको इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। वो कहता है क्यों, हम कहते हैं सर जी ये हमारे बिजनेस सीक्रेट हैं, हम आपको ये वाली नहीं दे सकते, आप इस बात को समझें। तो ये हम लिख के नहीं कहेंगे बल्कि उससे अलहदा से मीटिंग कर लेंगे। वो क्या बात कहेगी, इनफॉर्मल प्रोसीजर है, वो भी प्रोसीजर, हम उसे बैठ के कह सकते हैं। वो कहते हैं जी मुझे रिप्लाई करो, उसने कह दिया हफ्ते के अंदर कह दो, हम उसे कहते हैं भाई हफ्ते के अंदर कैसे हम आपको रिप्लाई कर सकते हैं, तो जाके उससे एक दफा मिल लें कि हमें कोई एक्स्ट्रा टाइम दे दो। उसको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल। ये सबके लिए एक जैसे हो, क्या होने चाहिए, फेयर होने चाहिए। फेयर से मुराद है ये क्या होने चाहिए, सबके लिए बराबर हो। अगर वो एक को मिलता है और दूसरे को बात ही नहीं सुनता तो ये फिर फेयर नहीं होगा, क्लियर है। तो लें जी उसके क्या होने चाहिए, उसके प्लान्स ओपन होने चाहिए, उसकी पॉलिसी स्टेटमेंट ओपन होनी चाहिए, उसके रूल्स, उसकी फाइंडिंग, उसके रीजन और उसकी प्रेसिडेंट क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। और अगर कोई इनफॉर्मल प्रोसीजर या तो सबके लिए ना रखे, फिर अगर रखे तो सबके लिए क्या हो, बराबर हो। इन सारी जो है ऊपर वाली सारी बातों से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अगर वो टैक्स इंप्लीमेंट अथॉरिटी है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम एक एक करके हम पढ़ते जाते हैं। वो उसको इम्पार्शल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लॉ, इग्नोरिंग द रेस और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस, अमीर गरीब का फर्क, कौम जात दौलत का फर्क भुला के। प्रोवाइड इफेक्टिव एंड क्वालिटी सर्विसेज टू ऑल स्टेक होल्डर इन एफर्ट टू एक्सीड देयर एक्सपेक्टेशन। जैसा हम कह रहे हैं कि वो अच्छे होंगे, एक्सपेक्ट करते हैं, हालांकि हम बिल्कुल नहीं करते, वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बढ़ के भी अच्छे हों, क्वालिटी का काम करें, नोटिस भेजें, तमीज से बात करें, हमारी बात सुने। लेकिन टैक्स तो लेना देना वो तो चलता ही रहता है, बट एक बिहेवियर तो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद क्या है, लॉ जो है फॉलो द लॉ कंप्लीटली, सबके लिए होना चाहिए। जो अगली बात है वो जरा देखिएगा, एक दो सेक्शन है 153, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है। 153 वो ये कहता है किसी की भी पेमेंट करते हुए उसका टैक्स काट ले, किसी की भी पेमेंट करते हुए टैक्स काट ले। सर मुझे ए कंपनी ने पेमेंट की है, मैं बी कंपनी हूं, मुझे पेमेंट कर, मैंने उनको सर्विसेज दी हैं या गुड्स बेची है, मुझे पेमेंट करते हुए वो मेरा टैक्स क्या काट लेंगे, टैक्स विदहेल्ड कर लेंगे, ये लॉ कहता है, ये लॉ कहता है। अच्छा कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं लाइक बी कहता है ऑलरेडी मेरा इंपोर्ट पे बड़ा टैक्स कटा हुआ है, मेरा ऑलरेडी बड़ा टैक्स कटा हुआ है, मेरे पिछले रिफंड समझते, रिफंड बड़े आ रहे हैं, तो मेरा इस साल ना तो टैक्स कटना चाहिए, मैंने इस दफा टैक्स देना ही नहीं, मैं पहले गवर्नमेंट को बड़ा टैक्स दे चुका हूं। तो ये बी जाए, नहीं बेटा आपस में बातें नहीं करें प्लीज, आवाज ना आए। बी जाएगा कमिश्नर के पास और उसे कहेगा भाई मुझे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स दे दो जो मैं ए को दिखाऊं और वो मेरा टैक्स ना काटे, उसको कहते हैं एग्जम्पशन सर्टिफिकेट।
ठीक है। अब वो बी का देखेगा, अच्छा इस साल पिछले साल तुम्हारी कितनी सेल हुई जनाब, मेरी 2 बिलियन से सेल हुई, टैक्स कितना बना जी, मेरा जो है 20 मिलियन टैक्स बना। अच्छा इस दफा कितनी ग्रोथ होगी जी, 10% की, चलो इस दफा 22 बन जाएगा, 23 बन जाएगा। वो कहेगा सर जी 25 भी बना ले, मेरा तो 30 मिलियन का टैक्स काटा हुआ है, मेरा तो अगला साल जितना मर्जी मेरी सेल हो जाए, मेरा टैक्स पहले इतना कटा हुआ है, मेरा इंपोर्ट स्टेज पे कट जाता है, मेरे रिफंड बड़े पे हुए हैं, मेरी और बड़ी विदहोल्डिंग है, तो मेरा टैक्स अब कोई ना काटे। वो कहता है ठीक है यार तुम्हारा हक बनता है, मैं तुम्हें क्या दे रहा हूं, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। अब जो भी बंदा उसका टैक्स काटने लगेगा बी का, वो ए को ए सी डी एफ जो भी बंदा उसका टैक्स काटने लगता है उसको वो क्या दिखा देता है, एक कॉपी भिजवा देता है एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट कौन देता है, कमिश्नर। अच्छा ये कमिश्नर की डिस्क्रिप्शन पे होता है, अगर बी को एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाए तो इसको काफी सारा रिलैक्सेशन मिल जाए। जैसे अगर 10% टैक्स कटता है, लाख रुपया देगा, तो अगर इसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट ना हुआ तो इसको कितने मिलेंगे, 90,000, 10,000 इसका रह जाएगा। और अगर इसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हुआ तो इसको कितने मिलेंगे, पूरा लाख रुपया। समझ रहे हैं एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की क्या अहमियत है, कि जाहिर है कंपनी में कैश फ्लो के इशू होते हैं। मैं यहां के बैठा हूं फलां एक कंपनी से मुझे 1 लाख रुपया आना है और इधर से क्या आ जाए 90,000, तो मेरे कैश फ्लो पे तो मसला हो गया ना। ये बड़े मसाइल होते हैं। ठीक है, टैक्स कटा हुआ है, मेरा पहले कटा हुआ है, मेरा मजीद कोई टैक्स ना काटे, तो कमिश्नर को रिक्वेस्ट की, उसको क्या मिल गया, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट। अब कमिश्नर क्या कर रहा है, किसी को एग्जम्पशन देता है, किसी को नहीं देता, कहता है मेरी मर्जी, और होती भी तकरीबन इसकी मर्जी है, क्योंकि उसने इसके सर्कमस्टांसेस को देखना और वो देना। तो इसको क्या चाहिए कमिश्नर को, कि वो अगर एक को दे रहा है उन्हीं बेसिस पे, तो दूसरे को भी दे, तीसरे को भी दे, और अगर इसको नहीं दे रहा तो फिर बाकियों को भी ना दे। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की समझ आए, जिसके पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट हो उसका कोई टैक्स नहीं काटता। ठीक है, चलें जरा आते हैं, अब जरा देखिए आगे। नो एग्जम्पशन आर क्रेडिट, क्रेडिट पड़ा हुआ है कहीं, टैक्स क्रेडिट शुड बी प्रोवाइडेड टू अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल फॉर इट। या तो फिर सबको ना दे, जिसको नहीं बनता उसको ना दे, और अगर बनता है तो दे दे। क्लियर हो गया। तो नो एग्जम्पशन, और एग्जम्पशन कहां से मिलती है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट से। ठीक है, चलें ओके आगे चलते हैं। ये वाली बात समझ आ गई, ये वाली बात समझ आ कि भाई एक तो लॉ को फॉलो करे, दूसरा जिसकी एग्जम्पशन बनती है, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बनता है, उसको दे, और जिसका क्रेडिट कुछ होते हैं कि वो आप कमिश्नर को बता दें कि जनाब मुझे जो है वो मैं ये चेंज करने लगा हूँ अपना कोई कहीं पे, वो कमिश्नर को एक नोटिस देता है, सुना था कहीं पे कमिश्नर को नोटिस देता है कि जनाब मैं सारे नहीं कर सकता बल्कि पिछले सालों में जाके मैं उसको करवा। तो कमिश्नर के साथ बहुत सारी पावर होती है, कहीं पे कुछ उस एग्जम्पशन और एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उसके पास होते हैं, कहीं पे क्या होते हैं, टैक्स क्रेडिट भी कुछ जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसके हिस्से में होते हैं। लिहाजा कमिश्नर को चाहिए अगर बनता है तो दे, और अगर नहीं बनता तो वो कमीशन ना दे। देखिए एक बंदे का टैक्स एग्जम्पशन है 20 मिलियन की, अगर वो 1 मिलियन कमिश्नर को दे दे और उससे क्या ले लें, एग्जम्पशन ले ले, तो टैक्स को तो नुकसान होंगे। तो एग्जम्पशन बनती है तो दे दे, अगर अदरवाइज एग्जम्पशन सर्टिफिकेट बनता है तो दे दे, अदरवाइज रिफ्यूज कर दे। टेक ऑल मेजर्स, ठीक है, टू कलेक्ट टैक्स ऑन टाइमली बेसिस इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड एट लोएस्ट कॉस्ट। पहला कौन सा है, टाइमली बेसिस पे करें। ठीक है, टाइमली बेसिस पे। इसका क्या मतलब है, उसको फिर सुबह सुबह जागना भी पड़ेगा, उसको ऑफिस भी जाना पड़ेगा, उसको फील्ड में भी जाना पड़ेगा, सबको नोटिस भी इशू करने पड़ेंगे, उनका ऑडिट भी करना पड़ेगा, और उनको शोकाज भी नोटिस इशू करना पड़ेंगे, ऑर्डर भी इशू करना पड़ेंगे, अपील में भी जाना पड़ेगा, बड़ा काम करना पड़ेगा। लेकिन उसका है काम ही यही, उसका क्या करना, टैक्स कलेक्ट करें। और दूसरा क्या करें कि किसके इंटरेस्ट में कलेक्ट करके जेब में डालता जाए, नहीं गवर्नमेंट के। और आखिरी कौन से है, ये मेरे ख्याल कैनन ऑफ इकोनॉमी था, कैनन ऑफ इकोनॉमी था। उतने बंदे रखे, उतनी कॉस्ट लगाए, उतना फ्यूल लगाए जितना जरूरी है। नहीं जी, मेक पेमेंट ऑफ रिफंड ऑन, आपने सुना था ना, डिले हो जाए तो फिर कोई एक्स्ट्रा, मेरे ख्याल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में था। ठीक है, इनकम फ्रॉम, कॉल आ रही है साहब की, मैं जरा लें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर मैं ठीक वाला। लें जी, तो आपने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था, अगर टाइमली बेसिस पे रिफंड ना करें तो फिर क्या होता है, आपको कोई डिलेड रिफंड के साथ
एडिशनल पेमेंट करनी पड़ती है, ये वाली बात। तो ये भी गवर्नमेंट पे एक बोझ है, लिहाजा उसको चाहिए कि वो क्या करे, टाइमली बेसिस पे रिफंड भी करे। और सेल्स टैक्स का रिफंड अभी हमने नहीं पढ़ा, वो ना करें तो वो तो बड़ा गंभीर मामला है, गवर्नमेंट के लिए भी वो केस कर सकता है। शो द ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड टैक्स पेयर। जब सबको पता होगा कि वो बंदा अच्छा है, ऑनेस्ट है, इंटेग्रिटी है उसमें, ठीक है, तो हर बंदा उसको कहेगा नहीं यार इसको रिश्वत ऑफर नहीं करनी, बस जो टैक्स बन गया अब ये देना पड़ेगा, कोई दूसरी बात ही नहीं। अवॉइड पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एक्टिविटी, ठीक है। पीछे जो है क़ायद-ए-आज़म की बजाय अगर नवाज शरीफ या इमरान खान की तस्वीर लगी हो तो फिर जो है तो क़ायद-ए-आज़म की ही होनी चाहिए। क़ायद-ए-आज़म भी अब शर्मिंदा है बेचारा। नहीं जी, एजुकेट टैक्स पेयर अबाउट देयर राइट्स एंड ओब्लिगेशन। पहले राइट्स उन्हें कहें कि भाई परेशान ना हो, जैसे हमारा नाम सुनते हैं आप भाग जाते हैं। भाई आप तो एग्रीकल्चर इनकम है आपकी, आप सिर्फ अपनी रिटर्न फाइल कर दिया करें, बाकी एग्जम्पशन है आपको। तो ये जब वो सुनेगा तो वो खुश हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कहें कि भाई ठीक है आप बिजनेस कर रहे हैं लेकिन आपको पता है आप रिटर्न फाइल क्यों नहीं करते, सर जी पीछे पड़ जाते हैं। वो आपको 3 साल तक आपका स्टार्टअप्स है और आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से, सुना है कहीं पे, रजिस्टर्ड है, तो आपको 100% 3 साल के लिए क्रेडिट है। क्यों परेशान होते हैं? तो ये क्या है, उनके लिए राइट है उनको सिखाएं। और दूसरी आगे उनकी क्या है, उनको एजुकेट करें कि उनकी ऑब्लिगेशन क्या है। 3 साल बाद आपका टैक्स शुरू हो गया तो आपने टाइमली जमा कराना है। फिर कोई था कि अगर आपने ये एग्जम्पशन लेनी है तो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करें, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो सारा ओके, ठीक है। सो दैट द टैक्स पेयर वॉलंटरली क्या करें, कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द लॉ। आप ये 2-3 चीजें करें और उसके बाद जनाब हम आपको क्या करेंगे, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है। कीप द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर विद हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। जब उसके पास सारे फार्मूले चले गए तो ले जी एक दिन फाइल उठाए और जाके बेच आए। पेप्सी वाले सारे राज बेच आए किसके पास, कोक वालों के पास। करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेन फ्रॉम रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम एक्शन एंड नॉन एक्शन। एक्शन क्या है कि मुझे जनाब क्या दो, मुझे पैसे दो। नॉन एक्शन क्या है, ये देखिए जी गर्म पानी पी रहा हूं, समझ रहे? तो नॉन एक्शन, ठीक है, कि बड़ी गर्मी है, ओके। ले जी, एथिक्स फॉर टैक्स पेयर ये खत्म हो गया। इसके टैक्स पेयर के हम बाद में पढ़ेंगे। अगला जो आज का इंपॉर्टेंट है वो है एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर। जब आप बन गए टैक्स प्रैक्टिशनर, जी बेटा जी, एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, फिर बता, फिर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, फिर एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, डन। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट जिसके पास होगा उसका टैक्स कोई नहीं काटता, जो नहीं उसको कुत्ता भी नहीं काटता, सिर्फ टैक्स कोई नहीं काटता उसको। मेरे पास एग्जम्पशन सर्टिफिकेट, उसका ना वो कहता है मेरा ऑलरेडी बड़ा टैक्स कटा हुआ है, मेरा इंपोर्ट स्टेज पे टैक्स कटा हुआ है, मेरा पहले बड़ा टैक्स कटा हुआ है, मेरे बड़े रिफंड रहते हैं। रिफंड तो समझते हैं, आपका टैक्स पेएबल कम था, आपका टैक्स ज्यादा कटा, ऑलरेडी पेड टैक्स था, तो आपका क्या बन गया, रिफंड बन। मेरे रिफंड बड़े पड़े हुए हैं, तो वो जाता है भाईजान बस कर देंगे और कितना काटेंगे टैक्स, हाँ हाँ हाँ, तो डेफिनेटली ऐसे तो नहीं देखेगा अकड़ बकड़ करके चल भाई ओके तेरा साथ हो गया तुझे मिलना है। पूरी रिकॉर्ड चेक करता है, पिछले 2 साल की रिटर्न लगानी पड़ती हैं और बहुत सारी चीजें इसी तरह से। एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट पूरा जो है 153(1) C और C का सब सेक्शन 6 उसके तहत जाके अप्लाई करना पड़ा, पूरा प्रोसीजर लिखा, बट हमारे सिलेबस में नहीं, हमने डिस्कस नहीं किया जी। कमिश्नर देते हैं जी, लें जी, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, ठीक है, बड़ी हंसने वाली बात है। हाँ चले आगे चल, लें जी आगे चलते, लानती इंसान, कोई चीज छोड़ना ना, आगे चल, लें जी, ठीक है, ओके ओके। छोटी गाली दी थी, ये हज़फ कर दीजिएगा। अच्छा लें जी, एथिक्स फॉर द टैक्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। टैक्स प्रैक्टिशनर ये हम लोग हैं, हमें कैसा होना चाहिए, जैसे हैं ऐसा होना चाहिए, और क्या करें, ठीक है। अच्छा, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। इंटेग्रिटी क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, ऑनेस्ट हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी। देनदार कहां लिखा है, ईमानदार होना चाहिए, देनदार, ओके। शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट। अच्छा ये याद कर लें, ये आगे ये 5 हेडिंग्स एज इट इज आपको ऑडिट में पढ़नी पड़ेंगी,
इंटेग्रिटी, सबसे पहले इंटेग्रिटी, ठीक है, इंटेग्रिटी, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, बाइस्ड ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ सुना था पहले, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से काम ना करे, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस ना ले। क्लियर है? आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी जहर है, वो फार्मूला, बस बस वो फार्मूला टैक्स प्रैक्टिशनर के पास भी आएगा। जो कमिश्नर के पास जाना है वो पहले किसके पास आना है? टैक्स प्रैक्टिशनर के पास, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास, वकील के पास। तो वो क्या रखे? कॉन्फिडेंशियलिटी रखे, किसी की अच्छी बुरी बात वो अपने तक रखे, सोशल सर्कल में जाके ना करे। वापस आके पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा है? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड, आपको पता है बजट आता है, आपको पता है रेट्स चेंज हो जाते हैं, आपको पता है कई दफा, जैसे मैंने एक दफा पढ़ाते हुए वो क्या था, इनकम की बेस पे था और फिर बाद में टैक्स की बेस पे, तो ये सारी चीजें चेंज होती रहती। अगर टैक्स प्रैक्टिशनर अपडेटेड नहीं है, उसका नॉलेज अपडेटेड नहीं है, तो क्या वो क्लाइंट को सर्विस बेहतरीन देगा? नहीं। तो पहला है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, खुद को अपडेटेड रखो। पहले तो डिग्री होनी चाहिए आपके पास। दूसरा, फिर उस डिग्री को आप हर साल, हर महीने, हर नोटिस पे क्या करना है? अपडेट करना है। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, ख्याल के साथ काम करें। डिग्री तो है आपके पास, जैसे हम अक्सर एग्जांपल देते हैं ऑडिट में ये वाली, कि भाई एक पहला क्या है कि वो एमबीबीएस हो, एफसीपीएस हो, दिमाग का ऑपरेशन कर रहा है और उसके पास पूरी, पहले क्या हो, सबसे पहले जो अभी मतलब क्या दिमाग का ऑपरेशन है और या दिल का ऑपरेशन है, और आप किसको लगा दो, जो एमबीबीएस के दूसरे साल हो उसको करवा लेंगे? नहीं, एफसीपीएस हो, एमबीबीएस हो, ये तो कौन से होगी? प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। ड्यू केयर, दिमाग का ऑपरेशन कर रहा है, साथ में मैच भी देख रहा है, ठीक है, और जब साथ ही कहता है ओए यार वो पड़ा है दिमाग उसका। नहीं जी, तो ड्यू केयर के साथ, ख्याल के साथ करे, ठीक है। नंबर 1 उसके पास क्या? कंपिटेंसी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे जब काम कर रहा हो तो बड़े ध्यान से और बड़े ख्याल से करे, ठीक है। ये टैक्स प्रैक्टिशनर को होना चाहिए, ठीक है। जरा आके पढ़ते हैं इसको। और आखिरी कौन सा है? प्रोफेशनल बिहेवियर, लगना चाहिए टैक्स प्रैक्टिशनर है। क्लियर है? नहीं जी, टैक्स प्रैक्टिशनर है, ठीक है। बिहेवियर उससे पता चलना चाहिए। देखें, आगे बाइक वाला गुजरा है तो बाइक वाले को गाली दी, उसने बाकी गाली दी। नहीं जी, टैक्स प्रैक्टिशनर, यूजुअली चार्टर्ड अकाउंटेंट और बाइक वाला आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गिरबान फाड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो कहेंगे भाईजान चलो वो तो यार छोड़ दो, तुम तो अच्छे खासे बंदे हो, टैक्स प्रैक्टिशनर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तुम्हें कम से कम अपनी जो है ख्याल रखने। तो बिहेवियर ऐसा हो कि ये आपको क्या हो, जो है ओके। किसी ने कमेंट किया तो जनाब वो कोई जियाला था या जो है वो कोई पटवारी था, लें जी फेसबुक पे गालियां चल रही हैं, ठीक है। तो कोई भी देखेगा कि वो कहेगा कि जनाब ये कैसा प्रैक्टिशनर है, कैसे ये हैंडलिंग करता होगा। तो प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए, ठीक है। आप में ठहराव होना चाहिए। मैं दे सकता हूँ, मेरी खैर। अच्छा, वापस चलते हैं। एथिक्स फॉर टैक्स प्रैक्टिशनर, ठीक है। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल टैक्स प्रैक्टिशनर को कैसा होना। नंबर 1 उसमें क्या होनी चाहिए? इंटेग्रिटी। पढ़ते हैं, टैक्स प्रैक्टिशनर शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस, पर्सनल लाइफ में जैसा भी हो, लेकिन किस में? जब उसके प्रोफेशनल काम आ रहा है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो क्या होना चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट। क्लियर है? ही मस्ट एक्ट ऑनेस्टली विद इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी जो है ईमानदारी अपनी उसके साथ। ले जी, ऑल टैक्स लॉज शुड बी फॉलोड प्रॉपरली, ही शुड नॉट मिस यूज मनी गिवन बाई हिज क्लाइंट फॉर द, उसने टैक्स के पेमेंट के लिए पैसे दिए, खा गया, उसको पता है कि अभी तो देखिए एक क्लाइंट आया जुलाई में, उसने कहा 2 लाख पकड़ ले, मेरी पेमेंट कर दें, ठीक है जी, हो गई। अब उसको पता है कि रिटर्न तो कब लास्ट डेट है? सितंबर। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर पूरा उसके पैसे यूज कर ले और सितंबर के आखिरी दिन जाके जमा करवा दे और उसकी रिटर्न तो टाइमली फाइल हो गई। लेकिन उसने उसके पैसों को क्या किया? मिस यूज किया, डिसऑनेस्टी है। क्लियर हो गया? तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा, कानून बराबर फॉलो करे। कहे भाई अगला बंदा कहे जी टैक्स बचाना है, वो कहते टैक्स बचाना है क्या? कानून कहता है पे करो, कानून कहता है पे करो। वो कहता है जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ना लिखे, खैर है नहीं, वो कहेगा भाईजान इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है
तो ये लिखना पड़ेगी। अच्छा कोई एक्सपेंस डाल दो, वो कहेगा कोई एक्सपेंस कौन से, जो एक्सपेंस हुए वो क्या करो प्रॉपर बताओ। इस तरह से आपकी इज्जत बने। अदरवाइज वो समझता है जैसे कहता हूं वो क्या कर देता है, वैसे रिटर्न बना देता है। तो क्या होना चाहिए, पहली बात उसमें क्या होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए। क्लियर है। दूसरे पे चलते हैं, ऑब्जेक्टिविटी। क्या होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी, प्रैक्टिशनर शुड नॉट जो है अलाउ बायसनेस, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द अदर्स टू ओवरराइड देयर प्रोफेशनल एंड बिजनेस। इसको जरा देखें, ऑब्जेक्टिविटी, बायस नहीं होना चाहिए। यार इससे मुझे ये कहां पे ये काम आते हैं सारे। वो कहता है जनाब ये मेरी इनकम आ रही है, इसको बताएं क्या करें। तो आप कहें भाईजान ये आपकी इनकम है तो आपकी ये सेल्स में जाएगी, लेस एक्सपेंस, फलां एक्सपेंस है उस पर टैक्स कटा हुआ है। वो कहता है नहीं टैक्स तो नहीं कटा हुआ। भाईजान ये अलाउ नहीं होंगे, अभी लिख भी दें तो बाद में क्या हो जानी है, ये डिसअलाउ। अच्छा फलां पेमेंट है आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू किया है, नहीं ये एक्सपेंसेस है, नहीं होंगे। जब एक्सपेंसेस कम होते जा रहे हैं तो उसकी इनकम बढ़ती जा रही है। तो वो कहेगा यार मैंने आपसे काम नहीं करवाना। आपने कहेंगे करवाना है तो ठीक है, नहीं करवाना तो आपकी मर्जी है, कानून यही है। क्यों को कल को नोटिस आएगा फिर आपको गालियां दे रहा होगा कि उस टाइम पे मुझे बताना था। तो आपने, अच्छा फिर नुकसान क्या होगा, अगर आप उसको सही बात बताएं तो आपको छोड़ के चला जाएगा। मैं ऐसे बंदे से कराऊंगा जो मेरी इनकम को कम करे और मेरे टैक्स को कम करे, ऐसा है या नहीं। लेकिन आपने जो है क्या नहीं होना, अपनी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को जो है ना वो नहीं करना। जजमेंट क्या है, जो मैंने लॉ पढ़ा है, जो मुझे कानून आता है उसके मुताबिक भाई ये बनता है, इतना टैक्स पे करो, नहीं करवाना तो आपकी मर्जी है। देखिए रिज़्क तो अल्लाह ने देना है। अगर आप चंद हजार के लिए आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को वो करेंगे तो फिर आप में और एक सिंपल जो मतलब यूं समझ लें कि जो अनक्वालिफाइड टैक्स प्रैक्टिशनर है उसमें क्या फर्क रह जाएगा। तो अपनी एक इज्जत बना के रखें। भाई करवाना है तो ठीक है, आपकी मर्जी है, कल को नोटिस आ जाना है आपको, फिर आपने मेरे पास आना है, फिर हम जो है लिटिगेशन है, तो भाई आपका काम यही है, यही कानून कहता है, कानून के मुताबिक इतने पैसे बनते हैं, पे करो। तो बायसनेस नहीं होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, एक तरफ कानून को फॉलो करना और एक तरफ पैसे जा रहे हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और कौन से वाला, अनड्यू इन्फ्लुएंस। क्लाइंट कह रहा है दफा करो, छोड़ो, खैर कुछ नहीं होता, नहीं देते सेल्स। आप कहें भाई आपकी रिटर्न, जैसे अभी एक हमारा क्लाइंट है, उसकी कुछ आपको पता है जो ये रेस्टोरेंट वगैरह की सेल है, अगर आप दे तो 16% लगता है, और अगर आप जो है वो दे तो जो है तो आपको 5% लगता है। ठीक है, तो जो कैश वाली होती है वो अक्सर रख लेते हैं, और फिर उसको बचाने के लिए उन्होंने लगाई हुई है आपको एक, मैंने बताया POS मशीन, पॉइंट ऑफ सेल, वो रियल टाइम इनवॉइसिंग हो रही होती है। तो फिर उन्होंने उसको बचाने के लिए भी क्या किया है कि कस्टमर से कहते हैं कि आप हमें इनवॉइस भेजो, हम आपको इनाम देंगे, और अगर कोई गलत इनवॉइस हुई तो वो आके फिर उनको पकड़ लेंगे। इसके बावजूद चोरी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक उसने मुझे सेल तो दे दी, बाद में सेल कहते सर जी वो सेल ना डालना। तो मैं कहता क्यों, कहते सर जी उसमें गलती थी, मैंने देखा तो दोबारा जो सेल भेजी उसमें कैश वाली सेल बिल्कुल गायब थी। क्यों, क्रेडिट कार्ड वाली सेल तो पता चल जाती है ना, बैंक में चली गई तो पता चल गया, कल को बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसके क्रेडिट पे आ नहीं रही होगी, तो वो क्रेडिट कार्ड वाली जो सेल होती है, तो वो एक ब्रांड है इसी तरह का। ठीक है, तो वो कहते सर जी वो ना डालना। मैंने कहा यार क्यों ना डालें, आप गलत कर रहे हो, मैं तो रिटर्न नहीं फाइल करता। तो कहते ऐसा कुछ डाल दे। मैं कुछ नहीं, पूरी डाली, या तो देखिए आपको कम बताए, बिल्कुल कम बताए जो आपके पास आ गए, लेकिन एक मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो एक ये सेल है, दूसरी इंफॉर्मेशन भेजी उसमें कैश वाली सेल बिल्कुल थी ही नहीं। तो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड इनकार कर दिया, भाई कल को आपने पकड़े जाना है, आपके साथ मेरा भी नाम बदनाम होना है। क्यों, डेटा आपका है, फाइल करने वाला कौन है, सज्जाद, तो दोनों का नाम खराब होगा ना कि भाई आपको नहीं पता था कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें, कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें सारी की सारी जो है क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कैश कुछ ना कुछ तो होती है। तो मैंने कहा ये भाई नहीं, ये मेरे नाम पे आएगा, तो आपने उसको अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी का कबूल नहीं करना। क्लियर है, इसमें बहुत सारी लंबी बहस हो गई, लेकिन ये बताना जरूरी था। उसके बाद क्या है, ये आपको सिखा रहे हैं, आपको अभी से आपका ईमान मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही है। बस जाहिर है अगर वो क्लाइंट कहते मैंने आपसे करवानी नहीं, अच्छे खासे पैसे उसको मंथली आते हैं, वो जा सकते थे, जल्द जाते रहे, कोई और आ जाएगा।
आपने अपनी प्रोफेशनल जजमेंट और अपनी जो है उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना। नहीं जी, टैक्स प्रैक्टिशनर शुड कीप ऑल इंफॉर्मेशन, कौन से वाली, कॉन्फिडेंशियल। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है? अच्छा, कॉन्फिडेंशियल है, आपके पास आया, आपके पास थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन आ रही है, सेल से आपको पता चलता जा रहा है, एक लिस्टेड कंपनी है, यार इसके तो शेयर इस दफा बड़े ऊपर जाएंगे। देखें, सेल्स टैक्स रिटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर होती है, ठीक है, और जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है 30 जून को, उसके बाद होता है ऑडिट। ऑडिट के बाद पता चलता है अर्निंग पर शेयर क्या है या डिविडेंड क्या है। ये आप समझते हैं इन बातों को? 30 जून को जैसे ही खत्म हुआ ईयर एंड, 3 महीने लगेंगे ऑडिट से ऑडिट होने, सारा कुछ जर्नल मीटिंग और वो सारा कुछ, उसके बाद पता चलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज्यादा तो अर्निंग पर शेयर, सुना है कहीं, अर्निंग पर शेयर ज्यादा, डिविडेंड ज्यादा। लेकिन मैं टैक्स प्रैक्टिशनर हूं, मेरे पास सेल आ रही है, पिछले दफा 50 लाख थी, इस दफा 4 करोड़ है, मुझे पता है इसकी सेल ड्रास्टिकली बढ़ रही है, मैं अभी से उसके जून में या मई में उसके क्या ले लूं, शेयर के रख लूं। मुझे जो पता है इनकी बहुत ज्यादा सेल हुई है, तो ये मैं उसकी इंफॉर्मेशन को यूज कर रहा। मैं कॉन्फिडेंशियलिटी ना खुद यूज करनी है, मैं मामे चाचे कजन को कह दूं कि आप शेयर ले लो, अल्टीमेटली फायदा तो हमारा ही है, किसी दोस्त को कह दूं, ये आपने ऐसा नहीं करना, कहीं भी ना इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज। ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आती है, हमें पता होता है कि फायदा होने वाला है, लेकिन क्या है, फिर हम कहते हैं अल्लाह भी देख रहा है, हमें ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो आप नहीं करना, हाँ, सोच में पड़ गए, आए तो सही कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा, अल्लाह फिर देता भी नहीं है, छोटी सी मुर्गी खाने को फिर ऑडिट कर रहे होते हैं। ठीक है, पक्के बनो, अल्लाह आपको आपके ईमान के मुताबिक देंगे। ठीक है, अब सबका जो है वो खात्मा ईमान पे हो, तो पहले खात्मा तो हो ना, बाद में। अच्छा ले जी, इन प्रोफेशनल एंड जो है बिजनेस रिलेशनशिप, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट शुड नॉट बी डिस्क्लोज टू एनीवन अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। नैब वाले आ गए, कानून आ गया, अदालत ने पूछा, अब अदालत कह रही नहीं जी कॉन्फिडेंशियलिटी हमारे यहां लिखा हुआ, अदालत ने भाड़ में गई कॉन्फिडेंशियलिटी, मैं पूछ रहा हूं मुझे तो बताओ। ठीक है, उनके खिलाफ कोई केस चल रहा है, अदालत ने बुलवा लिया कि आपके पास भी तो सेल्स आती है, बताएं इनकी कितनी सेल है, तो वहां पे फिर आपको क्या करनी पड़ती है, बतानी पड़ती है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है सवाए जब तक लॉ ना इजाजत दे। सेम बातें ऑडिट में लिखी हुई है। ठीक है, ले जी आगे चलते हैं। फर्दर द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम क्लाइंट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल बेनिफिट और द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी। ये ना शेयर खरीद ले, ये पर्सनल बेनिफिट के, किसी को बताना नहीं, यूज नहीं करना अपने फायदे के लिए, और क्या नहीं करना, किसी और यानी थर्ड पार्टी क्या मुराद है, किसी मामे चाचे कजन दोस्त, उनके बेनिफिट के लिए भी वो इंफॉर्मेशन यूज नहीं करनी। इसके एग्जांपल समझ आ गए, जल्दी से इसको पढ़ें फिर आगे चलें। कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ लें फिर आगे चलें। उर्दू में इंग्लिश में साथ में लिख लिया करें बातें, ताकि आप पढ़ते रहें, एग्जांपल आपको याद आती रहे, वरना तो फिर रट्टे लगाने पड़े। क्लियर है बेटा? कॉन्फिडेंशियलिटी क्या कहती है? किसी को बताना नहीं है। ठीक है, किसी को कोई बात जो प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल बिजनेस रिलेशनशिप में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, किसी को ना बताएं अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ। कोई अदालत पूछ ले, कोई कानून पूछ ले, और फिर आपने यूज नहीं करनी अपने फायदे के लिए या किसी थर्ड पार्टी के फायदे के लिए। आगे चलते हैं। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। प्रोफेशनल कंपिटेंस क्या है? आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप कंपिटेंट हो। ड्यू केयर हो, जब काम कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, एहतियात से साथ करें। क्लियर है? जरा देखते हैं। टैक्स प्रैक्टिशनर has a duty to maintain professional knowledge and skill at the level that client receive a competent service। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जानी चाहिए, FTR में आपने डाल दी, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं कि वो FTR से कब की होता है यूजुअली। मतलब हमारे वकील भाई जो ज़ाहिर है आपको पता है LLB, मतलब मैं किसी को डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे CA का एक लेवल है और बाकी डिग्रीज का
तो उस तरह से लेवल नहीं है, ठीक है, उनका लेवल है। अच्छा तो जो है नहीं मतलब ज़ाहिर सीधी बात है, आपको भी पता है, मैंने भी किया है, मैं खुद मतलब एक वकील के तौर पर ही बात कर रहा हूँ। तो वो पास पेपर कर लें पिछले तो मतलब पास हो जाता है, पास हो जाए। अब कंपिटेंसी में फ़र्क होता है। एक बंदा जो सीए ये कैफ करके आर्टिकल करके टैक्स के डिपार्टमेंट में जाए और एक वकील जो अपनी डिग्री मुकम्मल करके थोड़ा सा वकील से सीख के आए, उनमें बड़ा फ़र्क होता है। वो सीखे हुए होते हैं, पढ़े हुए नहीं होते, जबकि आपको लॉ का पता होता है, कहाँ लिखा हुआ, कैसे लिखा। जैसे जैसे लॉ चेंज होगा आप चेंज होते जाएंगे, लेकिन जो सीखा हुआ वकील होता है वो चेंज नहीं होता, उसको पता ही नहीं कहाँ पे क्या लिखा हुआ। उसने तो देखा कि ये इनकम आई एफटीआर में डाल दी, अब वो सारी जिंदगी चाहे 10 साल गुजर जाए उसको चेंज हुए, उसने उसको किस में डालना है, हमेशा एफटीआर लगे, वो चेंज हो गई होती है। तो ये आपने अपने आप को इस लेवल पे लेके जाना है कि आपका क्लाइंट बेहतरीन सर्विस आपसे वसूल करे। फिर क्या है, प्रैक्टिशनर शुड हैव कंप्लीट नॉलेज एंड स्किल ऑफ द सर्विस प्रोवाइडेड बाय हिम। पहले नॉलेज हो उसके बाद सर्विस प्रोवाइड करें। ऑल लॉज शुड बी अप्लाइड प्रॉपर्ली इन अकॉर्डेंस विद द सर्कमस्टांस। स्टाफ मेंबर मस्ट बी वेल ट्रेंड, ठीक है। और इसके साथ लिख ले मतलब आखिर पे, और जो है काम भी किससे करना चाहिए, ड्यू केयर के साथ करना, आखिर पे वो भी लिख ले। ये सारी प्रोफेशनल कंपिटेंस की बातें लिखी हूँ, ड्यू केयर की नहीं लिखी। ड्यू केयर का क्या मतलब है कि जो कंपिटेंट बंदा है वो काम भी किससे करे, ड्यू केयर के साथ करे। ख्याल रखे, काम करते हुए एहतियात करे। लें जी, प्रोफेशनल बिहेवियर। चार्टर्ड अकाउंटेंट है या टैक्स प्रैक्टिशनर है तो लगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और टैक्स प्रैक्टिशनर शुड फॉलो लॉ, जो है लॉज और रेगुलेशन, शुड अवॉइड एक्शन दैट डिसक्रेडिट द प्रोफेशन। क्लियर हो गया। ले जी, शादी पे गए और जेब में बोटियां डाल ली, ठीक, तो लोग ये नहीं कहेंगे कि आप गलत हैं, वो कहेंगे यार चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे होते, यार सीए कर रहे हो, सीए कर रहे हो, फिर ठीक है। अच्छा बेचारा गरीब है, भूखा भी है। ही शुड फॉलो द कोड ऑफ एथिक्स डेवलप फॉर द टैक्स प्रैक्टिशनर। अच्छा, आई कैप ने और बाकी हर बॉडी ने कोड ऑफ एथिक्स, एथिकल जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है, तो वो कुछ बुक लिखी होती है, आपके भी आप ऑडिट में जाके पढ़ेंगे सीए कैसे होते हैं, तो वहां पे ही शुड बिहेव जो है विद कर्टसी विद द पीपल, तो लोगों के गले ना पड़े, गिरबान ना फाड़े, लोगों को उससे खतरा ना हो, ये ना पूछे हाँ भाई दरूद वाले हो या बरूद वाले। अच्छा, तो ख्याल रखें आप ख्याल रखें। ले जी, अल्लाह नहीं हाफिज, अल्लाह ही हाफिज। ले जी, आ जाए कोड ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या टैक्स का काम भी करते हैं, एज एप्लीकेबल टू टैक्स सर्विसेज। चार्टर्ड अकाउंटेंट टैक्स की सर्विसेज भी देते हैं, ठीक है। जब टैक्स की सर्विस देते हैं ओवरऑल समझ लें, और रीडिंग हम कल करेंगे, जरा ओवरऑल समझ लें। टैक्स की सर्विसेज दो तरह की होती हैं। एक है आप रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न समझते हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं, ठीक है। ये जस्ट आप एक मिडल मैन के तौर पर होते हो। इसका मतलब है एंट्रीज वगैरह हो गई, डेबिट क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट सारा कुछ बन गया। अब आपके पास आए हैं कि सर क्या कर दें, रिटर्न फाइल कर दें, तो आप उनकी एंट्रीज को किस पे अपलोड करते हो, आईरिस एक सॉफ्टवेयर है उस पे अपलोड कर देते हो। आपका इतना सा काम, इसमें कोई खास थ्रेट नहीं है। थ्रेट क्या होता है, कोई खदशा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की क्या हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, एथिक्स पढ़ रहे हैं, अगर क्लाइंट गलत है हम भी उसके साथ मिले हुए हैं तो हम एथिकली ठीक कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर हम उसके साथ मिले हुए हैं, ठीक है, तो हम एथिकली ठीक नहीं कर रहे। ये थ्रेट है, हमारे प्रोफेशन पे थ्रेट है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे थ्रेट है, ये गलत बात है, थ्रेट उसको कहते हैं। अब जरा देखिएगा, हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सारा कुछ कर आया है, जो डेफर टैक्स सुना हो, डेफर टैक्स का एंट्रीज करनी थी, कर रहा है, नॉर्मल टैक्स की एंट्री करनी थी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सारा कुछ करके आ गया। हम सिर्फ और सिर्फ उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्या फाइल करके, रिटर्न फाइल। एक तो हम सर्विस ये देते हैं। दूसरी सर्विस देते हैं, जब भी उसके पास कोई आता है वो समझ ले, जरा एक देखिएगा, वो कहेगा मेरे बैंक में आए 118 रुपए बैंक में आ गए, इसमें से 18 रुपए गवर्नमेंट के हैं, क्या एंट्री होगी, बैंक डेबिट सेल क्रेडिट,
बैंक डेबिट सेल क्रेडिट होंगी 100 रुपए से, और सेल्स टैक्स पेएबल कितने से? 18 रुपए से। क्लियर हो गया? जब रिटर्न फाइल करेंगे टैक्स पे कर देंगे तो ये डेबिट हो जाएगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ये वाली एंट्री समझ आ रही है? बैंक डेबिट 118 से, सेल्स कितने से? अगर किसी को टैक्स का नहीं पता तो वो क्या कर देगा? बैंक डेबिट सेल क्रेडिट, सेल ओवर रेट कर दी, होगा ना? तो उसके लिए वो चार्टर्ड अकाउंटेंट की खिदमत लेते हैं कि एंट्रीज भी आप करवाया करो। अब जब एंट्रीज आप करवाएंगे, सेल में आपका किरदार आ गया। इसी तरह से जब वो एक्सपेंस करने लगेंगे, टैक्स काटा जाता है एक्सपेंस में। किससे पूछेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट से। अगर 11% काटना था 10% काट लिया, गलती किसकी है? क्लाइंट की भी है और साथ में चल। अब आगे चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, फिर वो कहेगा सर जी टैक्स की जरा कर दें। डेफर्ड टैक्स फिर दो तरह का होता है, एक डेफर्ड टैक्स होता है, एक नॉर्मल टैक्स होता है। सुना है कहीं? नहीं पता? चले, टैक्स पेएबल एक होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स की फिगर आती है, फिर आता है पीएटी। ये सुना? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक पहुंचेंगे तो कई सारे मरहलों में चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब भी इन्वॉल्व होगा। अब बताएं थ्रेट ज्यादा या कम? अब ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हर चीज में आप इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज में आप इन्वॉल्व। लिहाजा वो कहता है अगर आप दो किस्म की सर्विस दे रहे हैं, नंबर 1 कौन से वाली? रिटर्न फाइल कर रहे हैं, और दूसरा अकाउंटिंग एंट्रीज भी आप कर रहे हैं, डेफर्ड टैक्स की एंट्रीज भी आप कर रहे हैं, तो इस सूरत में ये तो चलो खैर है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो ये तो चलो खैर है, लेकिन अकाउंटिंग एंट्रीज भी आप कर रहे हैं, अकाउंट्स भी आप बना के देते हैं, और टैक्स का सारे मामलात आप देखते हैं, और अब इसमें थ्रेट ज्यादा है। ठीक है? तो इसमें थ्रेट ज्यादा है। अब मैं थ्रेट की एग्जाम बताने लगा हूं, और उसके बाद बहुत सारे थ्रेट्स होते हैं। एक थ्रेट होता है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। जब ऑडिट के लिए जाएंगे, आप कहेंगे डेफर्ड टैक्स गलत है, वो कहेंगे सर जी आपकी फर्म में से किसी ने किया था। है, समझे ना? अब किसके लिए जा रहे हैं? ऑडिट। ऑडिट क्या होता है? गलतियां निकालना। अभी तक तो आपका कंसेप्ट यही है ना। ऑडिट क्या है? गलतियां निकालना। जब गलतियां निकालेंगे आप कहेंगे ये देखो टैक्स नहीं काटा, आपके नहीं काटा। ये होता है अपने काम को रिव्यू करना। जब किसी क्लाइंट पे आप कौन सी सर्विसेज दे रहे हो, अकाउंटिंग सर्विसेज, अकाउंटिंग एंट्री सर्विसेज, डेफर्ड टैक्स की, टैक्स विद होल्डिंग की सर्विसेज, फिर जब ऑडिट करने जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट असल में ऑडिटर होता है, असल काम तो उसका यही है। फिर जब जाएंगे तो उन्हें कहेंगे भाईजान ये देखो टैक्स नहीं काटा, वो कहेगा आप लोगों ने नहीं काटा। तो अब आप रिव्यू कर रहे हो किसको? अपने काम को। थ्रेट है या नहीं है? अब आप क्या करोगे? जो टैक्स की गलती आएगी उसको इग्नोर कर दोगे। क्यों? क्योंकि बात किस पे आनी है? अपने पे आनी। इसको कौन सा थ्रेट कहते हैं? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। इसको क्या कहते हैं? सेल्फ। जब अपने काम का ऑडिट करना पड़ जाए। आपने नहीं देखा पेपर देते हैं और फिर नंबर निकालते हैं 67, क्योंकि अपनी गलती कोई नहीं निकालता। एफ जब आती है आई कैप की बात, वो नंबर देता है 23। क्यों? क्योंकि सेल्फ रिव्यू थ्रेट था, आपने अपनी गलती नहीं निकाली। हर कोई अपने मुताबिक अच्छा होता है, दुनिया के लिए बुरा होता है। तो फिर ये पहली बात होगी। ठीक है? कौन से वाला? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपनी गलती निकालना औखा है। जब फर्म किसी का ऑडिट भी कर रही हो और उसको क्या दे रही हो? इनकम टैक्स रिटर्न की सर्विसेज, खैर है। क्यों? क्योंकि सारा काम कौन कर रहे हैं? जब किसी को ऑडिट भी करवा रहे हैं और क्या करवा रहे हैं, और ये सारी अकाउंटिंग एंट्री की सर्विसेज दे रहे हैं, तो दो थ्रेट होंगे। पहला थ्रेट मैंने आपको बता दिया, कौन सा थ्रेट? सेल्फ रिव्यू थ्रेट। अपने काम को रिव्यू करना औखा होता है, बंदा गलतियां नहीं निकालता। तो फिर या तो टैक्स कंप्रोमाइज होगा या ऑडिट कंप्रोमाइज होगा, ऐसा है ना। फिर अपनी गलतियां तो नहीं निकालेंगे ना। अगले वो कहेंगे आप तो फिर खुद ही इतनी गलतियां करते हैं, काम नहीं अच्छा करते, अगली दफा मैंने आपको ये वाला काम देना ही नहीं। ठीक है? चलें कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।